नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ करेंगे। रूस का एनएसजी में भारत की दावेदारी को समर्थन का भरोसा। पुतिन ने कहा, चीन की आपत्तियों के हल को लेकर रूस सकारात्मक। अगले हफ्ते एनएसजी की सियोल बैठक में करेंगे चर्चा। रघुराम राजन के दूसरे कार्यकाल से इनकार पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री को नहीं, राजन जैसे विशेषज्ञ की जरूरत। अमृत सेन ने कहा, काबिल आर्थिक विचारक खो रहा है भारत। दस करोड़ आयकरदाता बनाने का लक्ष्य तय नहीं। प्रधानमंत्री के बयान पर असमंजस के बाद राजस्व विभाग की सफाई। प्रधानमंत्री कर आधार बढ़ाने की उन्होंने कही थी बात। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का आंदोलन खत्म करने का ऐलान। राज्य सरकार से बातचीत के बाद समझौता। हरियाणा सरकार का 30 अगस्त तक समाधान का भरोसा। उत्तर भारत में उमस ने बढ़ाई मुश्किलें। राजस्थान के चुरू में पारा 45 डिग्री के पार। पूर्वोत्तर में बारिश से जनजीवन बेहाल। ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी। एनएसजी की सदस्यता को लेकर भारत की दावेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। ब्रिटेन के बाद अब रूस ने भी भारत की दावेदारी का समर्थन करने का भरोसा दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा कि वो इस मसले को सियोल में होने वाली एनएसजी सदस्यों की बैठक में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वो ईमानदारी से भारत की सदस्यता को लेकर एनएसजी की बैठक में चर्चा करेंगे। साथ ही वो इस मुद्दे पर चीन से भी बातचीत करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नियमों के मुताबिक ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। आपको बताएं कि एनएसजी में भारत की सदस्यता का दरअसल चीन विरोध कर रहा है, तो भारत भी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। इस कड़ी में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। पुतिन ने भी भारत को समर्थन का भरोसा दिया। सरकार ने साफ किया है कि 10 करोड़ आयकर दाता बनाने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। सरकार का यह स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर असमंजस के बाद आया जिसमें उन्होंने आयकर आधार दोगुना कर 10 करोड़ करने को कहा था। राजस्व विभाग ने एक बयान जारी कर यह कहा है कि प्रधानमंत्री ने कर अधिकारियों से कर नहीं चुकाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, जिससे कि करदाताओं की संख्या कम से कम 10 करोड़ तक बढ़ाई जा सके। रघुराम राजन दोबारा रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं बनेंगे। उन्होंने आरबीआई के कर्मचारियों को चिट्ठी लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि सरकार से विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। राजन ने कहा कि वो वापस शिक्षा के क्षेत्र में लौटना चाहते हैं और अगर जरूरत पड़े तो वो देश की सेवा करने को हाजिर रहेंगे। राजन का 3 साल का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से राजन के खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा था और ऐसे में यह फैसला होना ही था। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी राजन को दूसरा कार्यकाल देने के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी थी। पहले ही कह रहा था कि उनको शिकागो जाना चाहिए वापस। उसके लिए हिंदुस्तान सही जगह नहीं था और उसका नियत खराब था और अब वो अपने आप तय करके जा रहे हैं। मुझे इस पर और कुछ कहना नहीं है। जो मेरे कारण जो दिए थे सब वजनदार थे। वो इस सरकार में क्षमता थी नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था कि ये कह सकते कि हम उनको हटा देंगे। जब ये क्षमता नहीं थी तो फिर आप अपने लोगों को लगा दो, इस तरह से प्रताड़ित करो कि अगला अपने आप ही छोड़ जाए। हालांकि राजन के स्पष्टीकरण के तुरंत बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के काम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सरकार राजन के फैसले का सम्मान करती है। वित्त मंत्री ने कहा कि नए आरबीआई गवर्नर की घोषणा भी जल्द हो जाएगी और पहले भी वित्त मंत्री राजन का समर्थन कर चुके हैं। अरुण जेटली ने एक बार कहा था कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच हमेशा बेहतर सामंजस्य रहा है और दोनों एक दूसरे की राय का पूरा सम्मान करते हैं। और इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। राहुल ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ पता है और उन्हें रघुराम राजन जैसे विशेषज्ञों की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति को मुश्किल समय में संभालने के लिए राजन की भूमिका की तारीफ भी की। उधर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमृत सेन ने दूसरे कार्यकाल के लिए राजन से आग्रह नहीं करने के फैसले को देश के लिए दुखद बताया। उन्होंने कहा कि भारत
दुनिया के सबसे काबिल आर्थिक विचारकों में से एक को खो रहा है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने आज से अपना आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। आरक्षण आंदोलन का जो नेतृत्व कर रही है जाट आरक्षण संघर्ष समिति, उसके अध्यक्ष और हरियाणा के मंत्री कृष्णलाल पंवार के बीच दिल्ली में हुई एक बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। समझौते के मुताबिक 14 दिनों से चल रहे आंदोलन को आज शाम समाप्त कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 30 अगस्त तक कानून के दायरे में रहते हुए सभी मुद्दों को सुलझाने का भरोसा दिया है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त नवतेज सरना एक कार्यक्रम में विजय माल्या को मौजूद देखकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। उन्हें 16 जून को लंदन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सुहेल सेठ की किताब के विमोचन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता बुलाया गया था। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कार्यक्रम में जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था उनकी सूची में विजय माल्या का नाम नहीं था। लेखक सुहेल सेठ ने भी ट्विटर पर इस मामले में सफाई दी है कि यह सार्वजनिक कार्यक्रम था और माल्या इस कार्यक्रम में आयोजकों की जानकारी के बिना पहुंचे थे। विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया। इधर कांग्रेस ने माल्या को देश वापस लाने की सरकार की मंशा पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का नया चेयरमैन बनाया गया है। चौहान के मुताबिक उन्हें क्रिकेट और बैंकिंग अनुभव के आधार पर यह जिम्मेदारी दी गई है। उनकी इस नई पारी को लेकर सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार के इस फैसले पर चुटकी ली। वहीं कांग्रेस ने भी इस फैसले के लिए सरकार को निशाने पर लिया है। चेतन चौहान दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ ही 2 बार की बीजेपी सांसद रह चुके हैं। 21 संसदीय सचिव बनाने के मामले में दिल्ली सरकार नए विवाद में फंसती नजर आ रही है। कानून विभाग ने राज्य सरकार को संसदीय सचिवों की नियुक्ति नहीं करने की सलाह दी थी, लेकिन इस सलाह को दरकिनार कर दिया गया। इस दस्तावेज से साफ है कि कानून विभाग ने पिछले साल 21 संसदीय सचिव की नियुक्ति के मामले में ऐतराज जताया था। विभाग की राय थी कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसमैन रूल को देखते हुए संसदीय सचिव बनाने से पहले केंद्र की मंजूरी लेनी चाहिए, बाद में इसे विधानसभा में पास करना चाहिए क्योंकि लाभ के पद का मामला हो सकता है। लेकिन दिल्ली के तत्कालीन कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने इस राय को दरकिनार कर दिया। उनकी दलील थी कि संसदीय सचिवों को सरकार कोई ऐसी सुविधा नहीं दे रही है जो लाभ के पद के दायरे में आता हो। अब इस मामले में दिल्ली सरकार विपक्ष के निशाने पर है। जब केजरीवाल साहब आए थे उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि हाँ मैं नार्किस्ट हूँ, मैं तो ऐसे ही काम करूँगा। कानून को धत्ता बनाना, कानून को फाड़ देना, ये उनके स्वभाव में है। अगर कानून को मानते तो आज 21 विधायक के साथ ये मुसीबत ना होती और दिल्ली को ये सब झेलना ना पड़ता और दिल्ली को वापस चुनाव ना झेलने पड़ेंगे। अब स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट एन एनार्किस्ट कैन डू डिस्पाइट वार्निंग्स कमिंग इन फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी। इस फैसले पर संवैधानिक मामलों के जानकार भी सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि इसमें तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल होम मिनिस्ट्री ने इशू किए हुए हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप एलजी की अप्रूवल लेंगे जाने से पहले। तो देखा जाए हर टाइप का बिल पहले एलजी से वेट होना चाहिए। तो ये इसकी प्रोविजन इसलिए है क्योंकि अनलाइक अदर स्टेट्स दिल्ली में एलजी किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं, असेंट रोक सकते हैं और प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए रिजर्व कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए रिजर्व कर सकते हैं और प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। इसलिए एम्बेरसमेंट बचाने के लिए ये प्रोविज़न रखा था होम मिनिस्ट्री ने तब जब ये एक्ट आया था कि आप सभी बिल्स की आप एक दफ़ा एलजी को दिखा लीजिए ताकि अगर वो असेंट विदहोल्ड करना चाहता है तो आपको पहले ही बता देगा। सोमवार को राष्ट्रपति ने संसदीय सचिवों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव वापस भेज दिया था। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर निलंबन की तलवार लटक रही है। भले ही जनता ने इन्हें चुनकर भेजा हो, लेकिन काम तो विधायकों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलकर करना होता है। शायद ये जीत का नशा ही है कि सरकार ने अपने ही अधिकारियों की राय को नजरअंदाज किया और अब नतीजा ये कि पार्टी और सरकार दोनों ही जवाब देने से बच रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कल महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठा। विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस पर सदन में अवरोध भी किया। दोनों पार्टियों ने
सरकार से इस पर जवाब की मांग की है। विपक्षी दलों का आरोप है कि राशन का बड़ा हिस्सा अनंतनाग भेजा जा रहा है। अनंतनाग में कुछ दिन बाद ही उपचुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यहां से उम्मीदवार हैं। वहीं कानून मंत्री अब्दुल हक खान ने कहा है कि विपक्ष को नारेबाजी से बचना चाहिए। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट भी किया। ये सरकार सुनने को राजी नहीं है। हमारा जिम्मा है, जो हम अपोजिशन में हैं, इस सरकार को हम लोग एक्सपोज करें। जो गरीबों को, जो आम इंसान है, उसके जो लाइफ को इम्पैक्ट करता है, इश्यूज, दाल सब्जी तो सबको इम्पैक्ट करता है, उनके मसला को उठाएं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अगले एकेडमिक ईयर के लिए 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग स्थापित करने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले सभी सरकारी स्कूलों में पहले योग ओलंपियाड के मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ये जानकारी दी है। योग को लेकर उत्साहित सरकार ने अब विश्वविद्यालयों और पाठ्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का मन बनाया है। छात्रों को योग का हिस्सा बनाने के लिए NCERT पहला योग ओलंपियाड आयोजित कर रहा है। ये निर्णय किया है कि 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इसी एकेडमिक वर्ष में हम लोग योग का डिपार्टमेंट या तो नए रूप से स्थापित करेंगे अथवा रिवैम्प करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मणिपुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में हमारे प्रयास इसी वर्ष से शुरू होंगे। स्वामी विवेकानंद योग संस्थान के कुलाधिपति का मानना है कि देश के 35% युवा तनाव के शिकार हैं। ऐसे में योग उनके जीवन में नई उम्मीद भर सकता है। इस सेमिनार का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त प्रयास से किया गया। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसके लिए दिल्ली समेत देश भर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के विकास का लाभ पड़ोसी देशों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने श्रीलंका के जाफना में एक स्टेडियम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। भारत की मदद से इस स्टेडियम का पुनर्निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने सैकड़ों बच्चों की मौजूदगी में जाफना में दुरैयप्पा स्टेडियम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने स्टेडियम को दोनों देशों की मजबूत दोस्ती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के विकास में भारत हर संभव मदद करता रहेगा। The Duraiappa Stadium is not just a brick and mortar. It is a symbol of optimism and economic development. An arena of a prosperous and healthy future for Jaffna's youth. युद्ध की विभीषिका झेल चुके जाफना में ये स्टेडियम 1997 से बंद था। भारत की 7 करोड़ रुपए की मदद से इसे फिर से बनाया गया है। इसमें करीब 1900 लोगों के बैठने की क्षमता है। स्टेडियम का उपयोग 50,000 से अधिक छात्र कर सकेंगे। सिरिसेना ने स्टेडियम को सुलह का प्रतीक बताया और भारत से रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ අපේ රටේ සංවර්ධනය සඳහා දීර්ඝකාලීනව ඉන්දියා රජයේ සහයෝගය අපිට ලැබිලා තිබෙනවා। श्रीलंका सरकार तमिल अल्पसंख्यकों में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके तहत तमिलों को उनकी जमीन वापस की गई है, यात्रा पर लगी पाबंदियां हटाई गई हैं और उत्तरी इलाके में सेना की मौजूदगी कम की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। हम हैं आज लुधियाना में, यानी साहिर लुधियानवी का लुधियाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब। उनकी नजर, उनका शहर और उस शहर में हमारा सफर, देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पे।
18 जून का दिन भारतीय वायुसेना के इतिहास में दर्ज हो गया है। पहली बार वायुसेना में 3 महिला लड़ाकू पायलट को कमीशन दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला पायलटों को बधाई देते हुए इसे गर्व और खुशी का पल बताया है। डुंडीगल एयरफोर्स अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के साथ ही भारतीय वायुसेना को शनिवार को पहली बार 3 महिला फाइटर पायलट मिल गईं। अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह को लड़ाकू विमान पायलट के तौर पर कमीशन दिया गया। We consider that there should be total gender parity in armed forces. Now, while I say this, there are technical administrative difficulties which we are likely to face in certain areas. So, step by step, we will see that this parity is achieved. इन तीनों बहादुर बेटियों ने पुरुष कैडेट के साथ ट्रेनिंग का पहला चरण पूरा कर लिया है। कमीशन के बाद अब इनकी एडवांस ट्रेनिंग शुरू होगी। Obviously, we are feeling quite fortunate for being the first ones. Anybody could have got that opportunity, but we got it, and we are happy about it. Before going solo in the aircraft, we have been trained a lot with the instructors. We have been cleared by the examiner, so we feel confident. We feel good definitely because flying solo in aircraft gives you a special feeling. Definitely, it's a good feeling, and we feel privileged and quite lucky. The first one. It could be anyone. It's our luck that we are the one. पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने को मंजूरी दी थी। इसके बाद 100 से ज्यादा महिला कैडेट में अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह को लड़ाकू विमान पायलट के तौर पर प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसरो 22 जून को अपने ऐतिहासिक मिशन के तहत रिकॉर्ड 20 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपण की अंतिम तैयारी जारी है। PSLV C-34 की इस उड़ान में अपने साथ 17 विदेशी उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने सबसे बड़े अभियान की तैयारी में जुटा है। 22 जून सुबह करीब 9:25 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-34 यान अपने साथ 20 उपग्रहों को लेकर अंतरिक्ष में पहुंचेगा। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में इसरो प्रमुख AS किरण कुमार ने बताया कि पहले 22 उपग्रहों के एक साथ प्रक्षेपण की तैयारी थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते 20 उपग्रहों को एक साथ भेजा जाएगा। काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है क्योंकि हर एक सैटेलाइट को रिलीज़ करने के बाद जो मिशन के हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ जाता है और कैसे उसको रीओरिएंटेशन करना पड़ेगा और एक दूसरे से टक्कर ना करे, इसके लिए काफ़ी एनालिसिस करके हमको तैयार करना पड़ता है। 20 उपग्रहों में स्वदेशी कार्टोसैट 2, 2 निजी विश्वविद्यालयों के उपग्रहों के अलावा 17 विदेशी उपग्रह शामिल हैं। इन सभी उपग्रहों का कुल वजन 1288 किलोग्राम है। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका और कनाडा के 2 उपग्रह शामिल हैं। इसके अलावा जर्मनी और इंडोनेशिया के उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जाएंगे। आधा से करीब आधा वजन बाहर के जो पेलोड से उसमें से आता है, तो हमारा जो सैटेलाइट का लॉन्चिंग का कॉस्ट होगा हमको कम पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमको करीब आधा कॉस्ट इससे रिकवर हो जाता है, तो हमारे लिए एक जैसे सब्सिडी हो जाएगा। जिन्होंने इसमें काम किया है उनकी जो इसमें क्षमता बढ़ रही है, इसके अलावा ये जो है औरों को भी कितना ही इंस्पायरिंग होगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इससे पहले 2008 में एक साथ 10 उपग्रह भेजे थे। इस प्रक्षेपण के साथ इसरो नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। इसरो अब तक विदेशी 57 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर चुका है। इस प्रक्षेपण के कामयाब होने के साथ ही ये संख्या 74 हो जाएगी, जो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की बढ़ती कामयाबी को दिखाता है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत के कई इलाकों में शनिवार को बारिश होने के बावजूद गर्मी का असर कम होता नहीं दिख रहा है। बढ़ती उमस से लोग अभी भी बेहाल हैं। इधर देश के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, जबकि उत्तर भारत को अभी भी मानसून का इंतजार है। हालांकि मानसून ने रफ्तार जरूर पकड़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही सूखा पीड़ित महाराष्ट्र और मध्य भारत में तेज बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली समेत देश के उत्तरी इलाकों में गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं।
दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री था, जबकि श्री गंगानगर में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री था। हिमाचल प्रदेश के ऊना में तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में तापमान 40.6 डिग्री रहा। हालांकि शनिवार को पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मानसून से पहले की बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई। बड़ी देर के बाद मौसम की पहली बारिश हुई है और बड़ा मजा आ रहा है। सुबह बहुत एंजॉय किया है, गर्मी भी कम हो गई है। पहले तो बहुत गर्मी थी, लेकिन आज बारिश से काफी राहत हुई है। ये समझो आप, सारी पब्लिक के लिए, सारे अमृतसर के लिए पहली प्री मानसून कह सकते हो आप इसको। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत में शनिवार को भी जमकर बारिश हुई। कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस बीच बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। Under the influence of this circulation and this monsoon, rainfall very likely to occur at a few places of our coastal Andhra Pradesh, and heavy rainfall would occur at isolated places of our coastal Andhra Pradesh. मौसम विभाग का कहना है कि मानसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और जल्द ही दक्षिण भारत से आगे बढ़कर इसके मध्य भारत में फैल जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात दुनिया की कुछ खबरों की। तोरकम में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर विवादित रास्ता शनिवार को दोबारा खोल दिया गया। यहां पाकिस्तानी सीमा चौकी बनाने को लेकर हुए विवाद में पिछले हफ्ते दोनों तरफ से सेनाओं के बीच में भारी गोलाबारी भी हुई थी। इसमें कम से कम 4 अफगान सैनिक मारे गए थे, जबकि दोनों तरफ से कई दर्जन सैनिक घायल हुए। गोलीबारी के बाद से सीमा के दोनों तरफ हजारों लोग फंसे हुए थे। बॉर्डर की बंद से करोड़ों अरब रुपये का नुकसान ताजरों का उठाना पड़ा, जबकि दोनों ममालिक की जो अवाम है इर्द गिर्द इनमें काफ़ी कशीदा की सूरत हाल के पेश नज़र काफ़ी खौफ और रास फैल गया था। लेकिन आज ये तोरखाम बॉर्डर खुल गया, दोनों ममालिक की अवाम में काफ़ी खुशी की लहर। मिस्र की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को 40 साल कैद में रहने की सज़ा सुनाई है। मुर्सी को गैर कानूनी भीड़ का नेतृत्व करने के लिए 25 साल की सज़ा का ऐलान किया गया है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज गायब करने के लिए 15 साल की अतिरिक्त सज़ा सुनाई गई है। मुर्सी के अलावा अदालत ने 6 और लोगों को दोषी करार देते हुए सजाए मौत सुनाई है। जुलाई 2013 में तख्ता पलट के बाद से मोहम्मद मुर्सी को सैन्य अदालत ने चौथी बार किसी मामले में सज़ा सुनाई है और अब तक की सुनाई गई सज़ाओं के हिसाब से मुर्सी को जेल में कुल 85 साल रहना पड़ेगा। खबर सीरिया से, जहां जारी हिंसा के बीच शनिवार को रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोगु दमिश्क पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ हुई। इधर शनिवार को एलेप्पो और फिरदौस में सरकारी विमानों की बमबारी में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज़्यादा घायल हो गए। इस बीच आतंकवादी संगठन नुसरा फ्रंट ने एलेप्पो के पास 2 प्रमुख गांवों पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। इस लड़ाई में उसने कम से कम 86 सैनिक मारे गिराने का दावा भी किया है। शनिवार को अमेरिकी नौसेना ने फारस की खाड़ी से पहली बार सीरिया और इराक में आईएस के ठिकानों पर बमबारी की थी। बेल्जियम पुलिस ने आतंकवादी हमले की आशंका के बीच 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सीरिया से आईएस के कुछ आतंकवादियों के यूरोप में आने की सूचना के बाद कई जगह छापेमारी की गई। इस दौरान 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें से 12 को आतंकवादी हमले की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों में 3 पर चरमपंथ फैलाने का आरोप लगाया गया है। रियो ओलंपिक शुरू होने में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में रियो डी जेनेरियो के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शहर के अंतरिम गवर्नर ने खेलों की जो तैयारियां हैं उन्हें पूरा होने पर संशय जताया है। पहले राजनीतिक संकट, फिर जीका वायरस और अब वित्तीय संकट। ब्राजील में रियो दी जेनेरो शहर में वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा की गई है। आलम यह है कि अगस्त में होने वाले रियो ओलंपिक खेलों की तैयारियां पूरी होना मुश्किल नजर आ रहा है। Nós temos que chamar a atenção de cada cidadão dos problemas do Rio de Janeiro e depois discutir com a sociedade quais são as soluções. इस वक्त ब्राजील पर मंदी के बादल छाए हैं। देश को तेल उद्योग से भी कुछ खास आमदनी नहीं हो पा रही है। Eu espero do governo federal uma grande compreensão
principalmente um trabalho conjunto na área da segurança, da saúde, da mobilidade, que são pontos extremamente importantes para o Rio de Janeiro. ब्राजील के मौजूदा आर्थिक संकट को 1930 के बाद अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट बताया जा रहा है। रियो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब 2 महीने से भी कम वक्त बचा है और इस दौरान दुनिया भर से यहाँ करीब 5 लाख खेल प्रेमियों की पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जिम्बाब्वे ने हरारे में खेला गया पहला T20 मैच 2 रन से जीत लिया है। आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 8 रनों की दरकार थी, लेकिन टीम इंडिया 6 विकेट पर 168 रन ही बना सकी। 171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहली ही गेंद पर एल राहुल बिना रन बनाए आउट हो गए। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे ने तेजी से रन बनाए। आखिरी ओवरों में एल्टन चिकुम्बुरा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों पर नाबाद 54 रन बना डाले। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 24 रन देकर 2 विकेट लिए। और अब बात करते हैं नियाग्रा फॉल की, जहां हाल ही में राज्यसभा टीवी के दल ने दौरा किया। आप भी देखिए नियाग्रा की खूबसूरती हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन की आंखों से। राज्यसभा टेलीविजन की टीम अभी खड़ी है नियाग्रा जलप्रपात के सामने। मेरे पीछे जो है जो जलप्रपात आप देख रहे हैं, इसे नियाग्रा फॉल्स कहते हैं। दुनिया का विख्यात नियाग्रा फॉल्स। इस नियाग्रा फॉल्स में पानी की अथाह पता नहीं कहां से जलधारा आती है, कहां से दौड़ती हुई लगता है आती है और नीचे खटाक से गिरती है। आप ये जो धुआं सा देख रहे हैं, ये धुआं दरअसल आग का धुआं नहीं बल्कि ये जलप्रपात का मिस्ट है। ऊपर से जब पानी की धारा नीचे गिरती है उसके बाद बूंद बनकर ऊपर तक आती है और ऊपर तक आती है और यहाँ तक कि हम लोगों तक भी बूंदें उसकी आ रही हैं। नियाग्रा जलप्रपात की खूबसूरती यह है कि यहाँ हमेशा यहाँ सैलानी आते रहते हैं और हमेशा इस तरह का मिड ऑफ द मिस्ट बना रहता है। यह जो आप क्रूज देख रहे हैं, ये हरे रंग का और ये लाल रंग का क्रूज, इस क्रूज से लोग आते हैं और इस क्रूज से आकर उस मिस्ट तक जाते हैं। वो जो मिस्ट जो अभी मैं बता रहा था, उस मिस्ट तक जाते हैं, वहाँ तक छू कर उसको आते हैं। उसके बाद जब वो लौटते हैं तो एक मधुर स्मृति लेकर, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में मधुर स्मृति लेकर अपने जाते हैं अपने घरों में। लेकिन नियाग्रा जलप्रपात की एक खूबसूरती यह भी है कि यह सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य की जगह नहीं बल्कि एक अद्भुत तरीके की राजनीतिक महत्वपूर्ण जगह भी है। यह पीछे जो ब्रिज आप देख रहे हैं, नियाग्रा जल पर यह बना हुआ ब्रिज है। यह ब्रिज दरअसल अमेरिका और कनाडा को बांटता है। आप मेरी बाईं तरफ जो देख रहे हैं ये जगह, ये बाईं तरफ अमेरिका है और उसके बाद बीच में जब आते हैं तो ब्रिज है और उसके बाद मेरी दाईं तरफ जब जाते हैं जहां मैं खड़ा हूं यह कनाडा है। तो नियाग्रा प्रपात की खूबसूरती है कि राजनीतिक तौर पे, प्रबंधन के तौर पे और उसके बाद प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में नियाग्रा जलप्रपात की खूबसूरती अद्भुत है और इसीलिए दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक प्राकृतिक जगहों में नियाग्रा जलप्रपात को माना जाता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन भरत राज के साथ नियाग्रा से अखिलेश सुमन। और चलते चलते हेडलाइंस पर एक नजर। रूस का एनएसजी में भारत की दावेदारी को समर्थन का भरोसा। पुतिन ने कहा चीन की आपत्तियों के हल को लेकर रूस सकारात्मक। अगले हफ्ते एनएसजी की सियोल बैठक में करेंगे चर्चा। रघुराम राजन के दूसरे कार्यकाल से इनकार पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री को नहीं राजन जैसे विशेषज्ञ की जरूरत। अमृत सेन ने कहा काबिल आर्थिक विचारक खो रहा है भारत। $10 करोड़ आयकर दाता बनाने का लक्ष्य तय नहीं। प्रधानमंत्री के बयान पर असमंजस के बाद राजस्व विभाग की सफाई। प्रधानमंत्री ने कर आधार बढ़ाने की कही थी बात। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का आंदोलन खत्म करने का ऐलान। राज्य सरकार से बातचीत के बाद समझौता। हरियाणा सरकार का 30 अगस्त तक समाधान का भरोसा। उत्तर भारत में उमस ने बढ़ाई मुश्किलें। राजस्थान के चूरू में पारा 45 के पार। पूर्वोत्तर में बारिश से जनजीवन बेहाल। ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी। और 9 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए मैं भी भारत।